नमस्कार। द स्टडी आईएएस के करंट अफेयर्स दिस वीक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम बीते सप्ताह की कुछ विशेष खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी यूपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में बेहद अहम साबित होंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर जो कि बिजनेस लाइन से ली गई है। विद रैम्प्ड अप बाइंग गोल्ड नाउ मेकअप 8% ऑफ टोटल फॉरेक्स रिजर्व। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा व्यापक मात्रा में सोने का आयात किया गया और इसके कारण हमारा वित्त वर्ष 2023 में सोने का भंडारण 794.64 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो हमारे वित्त वर्ष 2022 के सोने के भंडारण जो कि 760.42 मीट्रिक टन था, उसके कंपैरिजन में 5% तक की हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इस इमेज में वर्ल्ड में पाए जाने वाले कंट्रीज में जो सोने के भंडारण है उसके बारे में बताया गया है। आप एक सरसरी नजर से जरूर देखिएगा। इसके पश्चात हम जानेंगे कि भारत में जो सोने का आयात किया गया है इससे हमारे स्वर्ण बाजार पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में हमें सोने के आयात तथा सोने के भंडारण से संबंधित कोई भी प्रत्यक्ष योगदान देखने को नहीं मिलता है। रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया कि भारत दुनिया में सोने के आभूषणों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर उपभोक्ता बताया गया है, न कि आयातक या फिर उत्पादक। 2021 में भारत ने 611 टन सोने के आभूषणों की खरीद की थी, जो कि चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। यानी 2021 में जो हमें गोल्ड का सबसे बड़ी मात्रा में आयात चीन के अंदर देखने को मिलता है और उसके पश्चात हमें इस भारत के अंदर दूसरे स्थान पर जो गोल्ड है उसका आयात देखने को मिला है। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि भारत के किस क्षेत्र के अंदर हमें गोल्ड की सबसे बड़ी मात्रा में मांग देखने को मिलती है, और वह ग्रामीण क्षेत्र है जहां हमें भारत में सोने के आभूषणों का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मिलता है, जो बाजार में लगभग 55 से 58% तक की हिस्सेदारी रखता है। आयातित सोना भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रकार के भी प्रभाव डाल सकता है, जिसमें हम देखेंगे कि यह रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, क्योंकि जो आयात किया गया सोना है उससे हम आभूषणों का निर्माण करेंगे तथा जिन सिक्कों का निर्माण किया जाएगा उसके लिए हमें खनिकों, कारीगरों और उसके खरीद फरोख्त के लिए हमें खुदरा विक्रेताओं की आवश्यकता होगी, जो कि एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करेगा। इसके अलावा चालू खाता घाटा है, उसमें हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अगर भारत के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा कोई चीज का आयात किया जाता है तो उस चीज के मूल्य को फॉरेक्स रिजर्व से चुकाया जाता है। इसी प्रकार से अगर भारत के द्वारा गोल्ड का आयात किया गया है तो जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें हमें कमी देखने को मिली होगी। इसके साथ साथ हमारा जो चालू खाता घाटा है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा कहा गया कि जो भारत है वह इस गोल्ड से बने जो आभूषण है उनका विदेशों में निर्यात कर जो हमारा चालू खाता घाटा है उसको कम कर सकता है। यानी इसके जो पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट बताया गया है वह है मुद्रास्फीति, यानी सोने का उपयोग हम लगभग मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सोने की कीमत में तेजी ला सकती है। हमारा अगला चरण है बचत और निवेश। हम जानते हैं कि जब सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था तो जो महिलाओं के द्वारा अपने सीमित मात्रा में जो सेविंग की गई थी या जो काले धन से व्यापक मात्रा में अपने भंडारण को सेव रखने वाले जो लोग थे उन्हें भी काफी मात्रा में दिक्कतें देखने को मिली थी। तो इसी को देखते हुए लोगों के अंदर बचत और निवेश की प्रवृत्ति हमें बढ़ती हुई दिखाई दी और उस बचत और प्रवेश में हमें सुरक्षित धन एक गोल्ड के रूप में देखने को मिला। यानी लोग उस समय के पश्चात से गोल्ड की जो रिजर्व है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था और एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में उन्होंने गोल्ड का रिजर्व सर्वाधिक मात्रा में किया। इसके पश्चात हम जानेंगे कि जो सोने का जो वित्तीयकरण है उससे हमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। नीति आयोग के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि पूरे देश में हमें घरों के अंदर और जो धार्मिक संस्थान है वहाँ 23,000 से 24,000 टन सोना अप्रयुक्त मात्रा में देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि भारत में जो बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में सोने के भंडारण देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिलाएं हैं वो सोने को काफ़ी पसंद करती हैं। इसी से संबंधित जो अप्रयुक्त सोना है उसको बाजार में वित्तीयकरण के रूप में उतारने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए थे, जिसमें पहला है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, जो कि केंद्रीय बजट 2015 में अपनाई गई थी। इसमें कहा गया कि जो अप्रयुक्त सोना है इसे बाजार में लेकर आना है और इसके विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। यानी बैंकों के द्वारा गोल्ड लोन से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। अगर किसी को भी किसी लोन की आवश्यकता थी तो वह अपने पास जो अप्रयुक्त सोना है उसको बैंक के पास गिरवी रखकर सस्ते ब्याज दरों पर लोन ले सकता था। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रावधान किया गया वह था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। यह स्कीम 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया जो कि भौतिक सोना है उसकी मांग को भारत में कम करने के साथ साथ
हर साल जो आयात किया जाता है उस सोने का हमें एक बड़ा हिस्सा निर्यात के रूप में भी स्थानांतरित करना होगा। आरबीआई के द्वारा अभी जो रिसेंटली सोने का आयात किया गया है, उस आयात के कारण आरबीआई उन 5 केंद्रीय बैंकों में शामिल हो गया है जो बड़ी मात्रा में सोने के आयात करते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में 34.22 टन सोना खरीदा है, जो कि 2022 में इसने 65.11 टन सोना जमा किया था। और 2019 के कंपैरिजन में 2023 में हमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि 2019 के वित्तीय वर्ष और 2023 के वित्तीय वर्ष के बीच में हमें सोने के भंडारण में 228.41 टन की वृद्धि देखने को मिलती है। आरबीआई के द्वारा 2019 में जो अपना लेखा वर्ष है वो जून जुलाई से बदलकर इसे अप्रैल मार्च में बदल दिया गया था। और अभी रिसेंटली हमें जो भी डाटा आरबीआई का देखने को मिलता है किसी एक वित्तीय वर्ष का, वह अप्रैल से मार्च के करीब का, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। अब यह जानना आवश्यक है कि जो आरबीआई के द्वारा जो सोने का आयात किया जा रहा है वह इतना आयात क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है। पहली बात, हम जानते हैं कि जो विदेशों से हमें किसी भी प्रकार का अगर कोई चीज़ आयात करनी होती है तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा यानी जो डॉलर है उसके कंपैरिजन में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उस डॉलर की कीमत के आधार पर हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय रुपये में हमें जो उतार चढ़ाव डॉलर के कंपैरिजन में देखने को मिलता है, यानी जो भारतीय रुपया हम कई बार सुनते हैं कि कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है, उस स्थिति से निपटने के लिए यानी जो नकारात्मक ब्याज दरें हैं जो डॉलर के प्रभाव में हमें रुपये की कमज़ोर स्थिति देखने को मिलती है, उससे बचने के लिए आरबीआई के द्वारा अभी जो सोना है उसका भंडारण को शुरू कर दिया गया है। क्योंकि आरबीआई मानता है कि सोना एक सुरक्षित संपत्ति है, क्योंकि इसमें हमें तरलता भी देखने को मिलती है। तो आपके पास अगर कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी है, आप जाके सीधा सुनार के पास जा सकते हैं और उसे बेचकर कुछ ही मिनटों में अपने हाथ में एक संपत्ति यानी एक अमाउंट ले सकते हैं, जिसे देखते हुए कहा गया कि यह एक तरल संपत्ति है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय भी एक अलग कीमत है जो कि पारदर्शी है। हम जानते हैं कि गोल्ड की हमें डेली अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रेट के आधार पर इसकी कीमत देखने को मिलती है और इसमें कभी भी व्यापार में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक सोना व्यापक मात्रा में खरीद रहा है। अब हम जानेंगे कि क्या केवल आरबीआई ही सोना खरीद रहा है? नहीं, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक के द्वारा भी बड़ी मात्रा में जो सोना है वो खरीदा जा रहा है। सोना केंद्रीय बैंकों के साथ चलन में स्टार्टिंग से रहा है, क्योंकि 2010 में हमें वार्षिक आधार पर शुद्ध इनके एक खरीदार के रूप में देखने को मिले थे। अब हम जानेंगे हमारी अगली न्यूज जो कि द हिंदू से ली गई थी, हाउ टू मिनिमाइज द थ्रेट फ्रॉम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के विस्फोट के कारण भारतीय सेना के हमें 5 जवानों की शहीदी देखने को मिली। आप याद रखिएगा कि अभी जो रिसेंटली आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राजौरी है वो कहाँ पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको राजौरी है वो ध्यान रखिएगा, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम जानेंगे कि ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी है वो क्या है। यह एक प्रकार का अपरंपरागत विस्फोटक हथियार है जो किसी भी रूप में हो सकता है और विभिन्न तरीके से यह सक्रिय किया जा सकता है। आपने विभिन्न प्रकार की जो मूवीज़ होती हैं उनमें देखा होगा कि जो विस्फोटक जो आर्मी होती है या जो भी आतंकवादी होते हैं वो एक छोटा सा बम लेते हैं, उसे अपने मुंह से खोल देते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो गन होती हैं और कई इतने बड़े विस्फोटक होते हैं जिन्हें बड़े बड़े ट्रकों या टैंकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो यानी इनके हमें कई रूप देखने को मिलते हैं और इनका इस्तेमाल हमें मुख्यतः अपराधियों, गुंडों, आतंकवादियों या आत्मघातियों, हमलावरों तथा विद्रोहियों के द्वारा देखने को मिलता है। आईईडी के कई रूपों में हमें देखने को मिले हैं जो कि छोटे पाइप बम से लेकर अपरिष्कृत उपकरण तक बड़े बड़े मात्रा में हो सकते हैं। आईईडी मैंने अभी बताया था कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें वाहनों की भी आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ इन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। ये इतने छोटे भी हो सकते हैं। आईईडी से होने वाले जो नुकसान हैं उनकी एक सीमा इनके आकार, इनके निर्माण तथा इनके स्थान पर निर्भर करती है, क्योंकि उच्च विस्फोटक बड़ी मात्रा में जान माल की हानि कर सकते हैं। आईईडी जो शब्द है इसका हमें सर्वप्रथम यूज इराक के युद्ध जो कि 2003 में हुआ था उसके अंदर देखने को मिला था। अब हम जानेंगे कि जो आईईडी है उसके अंदर हमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तथा ये इतना विस्फोटक क्यों होता है। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं जो कि प्रारंभकर्ता, स्विच, मुख्य प्रभार, शक्ति स्रोत तथा कंटेनर आदि शामिल होते हैं। हम जानते हैं कि इसको स्टार्ट करने वाला होना चाहिए। इसके स्विच यानी जो हमने मूवीज में देखा है जो रिमोट वगैरह के साथ इन्हें कंट्रोल करते हैं वो होना चाहिए। इसका मुख्य प्रभारी
यानी ये कहाँ पर रखा गया है, क्यों रखा गया है, उस सब चीज़ की डिटेल जो किसी एक बंदे के पास होती है वो होगा मुख्य प्रभारी। तथा शक्ति स्रोत और कंटेनर जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाने के लिए काम आते हैं, वो सभी इसके एक प्रमुख घटक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो सामग्री का यूज़ किया जाता है उसमें कील, कांच, धातु आदि सभी टुकड़े देखने को मिलते हैं। इसमें हमें विस्फोटक सामग्री के रूप में आमतौर पर उपलब्ध कई सामग्रियां जैसे उर्वरक, बारूद, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि का उपयोग देखने को मिलता है। विस्फोट में हमें ईंधन और एक ऑक्सीकारक भी देखने को मिला है जो कि प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है। हमारी अगली खबर है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। रिसेंटली दिल्ली के अंदर निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। याद रखिएगा, ये जो मीटिंग है ये दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी और ये 27वीं नंबर की मीटिंग है। अब जानेंगे कि इस बैठक के अंदर कौन कौन से निर्णय लिए गए थे। सर्वप्रथम वित्तीय क्षेत्र को और अधिक विकसित करने की आवश्यक नीतियां और विधायी सुधार उपायों पर बल दिया गया। इसमें कहा गया कि नई नई नीतियां और नई नई विकास सुधार से संबंधित कार्य किए जाएंगे ताकि हमारे जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें सुधार किया जा सके और पिछड़े क्षेत्रों में भी बैठे लोगों को अपने वित्तीय अधिकारों के बारे में सूचित किया जा सके। लोगों की वित्तीय पहुंच को बढ़ाने पर बल दिया गया तथा आर्थिक समृद्धि में उनके योगदान को बढ़ाने हेतु कार्य करने पर बल दिया गया। नियामकों के लिए वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता एक साझा जिम्मेदारी है जिसे सुनिश्चित करने के लिए नियामकों के द्वारा निरंतर निगरानी पर बल देने की बात इसमें कही गई। और इसमें कहा गया कि अगर नियामकों के द्वारा किसी प्रकार के नए नियमों को अगर लागू किया जाता है जो कि वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है तो उनकी जो प्रगति से संबंधित जो जाँच होगी वो 2023 में की जाएगी और इस जांच की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ही अध्यक्षता की जाएगी। नियामकों को सक्रिय होने, साइबर हमलों के जोखिम से बचने के लिए, संवेदनशील वित्तीय डाटा की रक्षा करने तथा समग्र प्रणाली अखंडता को बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सूचना साइबर सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई थी। 2019 के बजट में घोषणाओं पर नियामकों के द्वारा बजट 2023-24 में घोषणाओं को लागू करने से संबंधित कुछ केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि जो विनियामक गुणवत्ता में सुधार करके वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं का अनुपालन बोझ को कम करना तथा भारत में कॉरपोरेट और परिवारों के ऋण स्तर सरलीकरण और डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें केवाईसी फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित करना होगा। इसके साथ साथ कहा गया कि सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों के लिए निर्बाध अनुभव, बीमाकृत भारत IFSC के लिए अंतर्नियामक मुद्दों को हल करने पर भी बेहद आवश्यक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम जानेंगे अपनी अगली खबर जिसमें व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सेना व सेना, यानी शिवसेना बनाम सेना पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब रिसेंटली एक निर्णय सुनाया गया और वह निर्णय क्या है और यह खबर इतनी चर्चाओं में क्यों बनी हुई है, तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें कहा गया कि जो एकनाथ शिंदे अभी रिसेंटली हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं, यह फैसला उचित है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनवाई रखी गई। उनके द्वारा कहा गया कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरिया है, उनके द्वारा जो रिसेंटली विश्वास मत पारित किया गया था वह निंदनीय कार्य था, क्योंकि इसके कारण हमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार का इस्तीफा देखने को मिला और यह सरकार जो कि जनता के द्वारा चयनित की गई थी उसे गवर्नर के द्वारा एक विश्वास मत के आधार पर हटा देना कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। परंतु कोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया जो उद्धव ठाकरे हैं उनके द्वारा अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने विश्वास मत का सामना करना चाहिए था, परंतु उनके द्वारा इस विश्वास मत का सामना करने की बजाय इस्तीफा दे दिया गया और इसी इस्तीफे को देखते हुए हम इस सुनवाई के आधार पर एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनवाई रखना चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता संबंधित याचिकाओं पर फैसला कर सकता है। अभी रिसेंटली हमें उद्धव ठाकरे सरकार का जो विखंडन देखने को मिला उसमें उनके जो पक्ष के विधायक थे वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता याचिका से संबंधित फैसलों पर सुनवाई करे, परंतु 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी विधायक की योग्यता से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार केवल स्पीकर को दिया गया है। हालांकि कोर्ट के अनुसार 10वीं अनुसूची के तहत वह अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर सामान्य रूप से फैसला नहीं किया जा सकता है और कहा गया कि ऐसी कोई भी असाधारण परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है जो कि अयोग्यता याचिकाओं पर हमें सुप्रीम कोर्ट की सहायता लेने की आवश्यकता पड़े।
न्यायालय के अनुसार एक बात और कही गई जिसमें कहा कि एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वह अयोग्यता के लिए कोई भी याचिका लंबित उससे संबंधित हमें देखने को क्यों ना मिलती हो। अब हम जानेंगे कि जो विश्वास मत है, जिसे हम फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं, वो क्या होता है और इसमें किस प्रकार के चरण को अपनाया जाता है। फ्लोर टेस्ट, जो कि एक बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमें संदेह होता है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। गठबंधन सरकार के मैटर में हमें इस प्रकार के मुद्दे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिए हमें राज्य सरकारों के अंतर्गत इस प्रकार के विवाद नॉर्मली देखने को मिलते रहे हैं। स्पष्ट रूप से बहुमत के अभाव में जिस सरकार बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति दावा करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा विश्वास मत पारित करने के लिए कहा जा सकता है। इससे संबंधित वह विशेष सत्र को भी बुलाता है। और अगर फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है तो याद रखिएगा कि राज्यपाल के द्वारा इससे संबंधित केवल प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, यानी सभी कार्रवाइयों का जो भी प्रक्रिया होगी वो सब कुछ अध्यक्ष की निगरानी में की जाएंगी। इस प्रकार के कार्यों में राज्यपाल के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कुछ विधायक अब रिसेंटली अगर अनुपस्थित हमें देखने को मिलते हैं या मतदान नहीं कर सकते हैं या मतदान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए हमें केवल उन विधायकों को ही आधार बनाया जाएगा जो कि मतदान करने के लिए उपस्थित थे और मतदान करने के लिए राजी हुए थे। अब हम जानेंगे कि विधायक दल के संबंध में राजनीतिक दल की भूमिका पर न्यायालय का क्या निर्णय हमें अभी रिसेंटली देखने को मिला। न्यायालय ने कहा कि एक विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल के द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि किसी विधायक दल के द्वारा। व्हिप और सदन में पार्टी के नेता दोनों की नियुक्ति केवल राजनीतिक दल के द्वारा की जानी चाहिए। तदनुसार सदन में शिवसेना के नेता के रूप में श्री शिंदे की नियुक्ति को मंजूरी देने वाली अध्यक्ष की कार्यवाही कानून के विपरीत हमें देखने को मिलती है। हमारी अगली खबर है जो कि द हिंदू से ली गई है। पावर मिनिस्ट्री टू डेवलप कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। रिसेंटली विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा डिकार्बनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित की गई। सरकार कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के मूल्य का निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डिकार्बनाइज करने के उद्देश्य से भारतीय कार्बन बाजार को विकसित करने की योजना बना रही है। यानी अगर किसी कंपनी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन किया जाता है तो उस पर हमें विभिन्न प्रकार के टैक्स देखने को मिलेंगे तथा हमें विभिन्न प्रकार के जुर्माने भी देखने को मिलेंगे। और हमें इसके विपरीत कुछ ऐसी कंपनियां भी देखने को मिलेंगी जो कि अपनी निर्धारित सीमा से इतर एक सीमित मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करती हैं। तो इन दोनों का समन्वय स्थापित करने के लिए एक बाजार व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनियां अपना एक लेटर खरीदेंगी जितना उसने एमिशन नहीं किया है, और वो लेटर अधिक उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को सौंप सकती हैं, जिससे वे दोनों कंपनियां अपनी निर्धारित सीमा तक अपने योगदान को प्रेरित कर सकती हैं। अब हम जानेंगे कि जो कार्बन बाजार है वो मुख्यतः क्या होता है। कार्बन बाजार अनिवार्य रूप से कार्बन उत्सर्जन पर कीमतें लगाने वाला एक उपकरण है। यह एक व्यापार प्रणाली है जहां हमें कार्बन क्रेडिट या उससे खरीद फरोख्त से संबंधित सभी प्रणालियां हमें देखने को मिलेंगी। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है जो कि संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने, कम करने या अलग करने के बराबर होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार वैश्विक स्तर पर हमें कार्बन बाजारों में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी देशों के द्वारा एनडीसी के 83% ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तंत्र का उपयोग करने हेतु अपनी प्रतिबद्धताओं को उल्लेखित किया गया है। अब हम जानेंगे जो कार्बन बाजार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला, अनुपालन बाजार, यानी इसमें एक निर्धारित मात्रा को उत्सर्जित करने के लिए कहा जाता है और इससे अधिक मात्रा पर उत्सर्जन करने के पश्चात उस पर हमें जुर्माने संबंधित कार्रवाई देखने को मिलती है। ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और ये आधिकारिक तौर पर विनियमित किए जाते हैं।
इस क्षेत्र की संस्थाओं को उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जो उत्सर्जन है उनके बराबर वार्षिक भत्ता या परमिट जारी किया जाता है। यानी इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन से संबंधित पहले ही सभी प्रकार के डाटा को निर्धारित कर दिया जाता है और उसी के आधार पर सभी को वार्षिक भत्ता या परमिट जारी किया जाता है। यदि कंपनियां सीमित मात्रा से अधिक उत्सर्जन करती है तो उन्हें या तो आधिकारिक नीलामी के माध्यम से उन कंपनियों से अतिरिक्त परमिट खरीदना पड़ता है जिन्हें अपने उत्सर्जन की सीमा से नीचे रखा है और उन्हें अतिरिक्त भत्ते के साथ छोड़ दिया जाता है। कार्बन बाजार मूल्य बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो कार्बन बाजार मूल्य के अंदर जो मूल्यों का निर्धारण किया जाता है क्या वो सरकार के द्वारा किया जाता है या जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा किया जाता है? नहीं, ये जो बाजार की शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा खरीद फरोख्त करवाया जाता है उसी आधार पर बढ़ती मांग और घटती कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है जब खरीदार और विक्रेता उत्सर्जन भत्ते के व्यापार करने के लिए राजी होते हैं। दूसरा जो बाजार है वो है स्वैच्छिक बाजार। ये ऐसे बाजार होते हैं जिनमें हमें उत्सर्जक अर्थात निगम, निजी व्यक्ति और अन्य प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती हैं जो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समक्ष ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। यानी मान लीजिए आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है तो आप उसकी पूर्ति करने के लिए किसी एक बड़े क्षेत्र में वनारोपण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस तरह के कार्बन क्रेडिट उन गतिविधियों द्वारा बनाए जाते हैं जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमें वनीकरण जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। यह एक स्वैच्छिक बाजार है। एक निगम अपने अपरिहार्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की भरपाई करने हेतु इस प्रकार की तलाश में हमेशा रहता है और उन परियोजनाओं में लगी जो इकाई है उससे कार्बन क्रेडिट खरीदता रहता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन को करती है। हमारी अगली खबर जो द हिंदू से ली गई है। मोटा अनाज। रिसेंटली सरकार के द्वारा बाजरे की मांग, उसके पोषण मूल्य और पोषण पर पॉलिशिंग के प्रभाव को बढ़ावा देने हेतु सरकार के द्वारा कुछ नवीन कदम उठाए गए हैं। तो पहले हम जानेंगे कि बाजरे में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण सरकार के द्वारा इसे इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजरा जो कि प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन और कैल्शियम का एक प्रमुख समृद्ध स्रोत है। इसमें हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम पाया जाता है। बाजरा हमें ज़्यादातर खरीफ सीज़न के अंदर ही देखने को मिलता है। खरीफ सीज़न यानी जून से सितंबर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बाजरे का उत्पादन किया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली यह प्रमुख फसल का एक बड़ी मात्रा में प्रतिशत को अपने अंदर रखता है। इसमें पर्ल बाजरा 61% तक का हिस्सा, ज्वार जिसे सोरगम कहा जाता है 27% और फिंगर बाजरा, मंडवा या रागी जिसे 10% की अपनी भागीदारी को निभाता है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत बाजरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बाजरे के उत्पादन में कौन सा देश सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन करता है या कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर आएगा भारत। 2021-22 में देश में हमें दुनिया के बाजरा उत्पादन का 40.51% और ज्वार का हमें 8.09% भारत के अंदर उत्पादन देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि बाजरे के क्या क्या लाभ हैं और इन्हीं लाभों के कारण जो सरकार है उसके पोषक तत्वों को महत्व देते हुए इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रही है तथा इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ावा दे रही है। सर्वप्रथम इसमें 2 व्यापक विशेषताओं की चर्चा की गई है जो हमें आकर्षक बनाती है। प्रमुख इसमें मौजूदा अन्य खाद्य फसलों की तुलना में पोषक तत्व हैं। बाजरे की फसल की मजबूती से कठोर एवं संसाधन खराब स्थितियों का सामना करने की इसमें हमें क्षमता देखने को मिलती है। यह सूखा सहिष्णु है क्योंकि गर्म मौसम में बढ़ने के लिए यह अनुकूलित है और कम पानी की आवश्यकता में भी हमें इसकी व्यापक मात्रा में फसल का उत्पादन देखने को मिलता है और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में हमें बाजरा एक अच्छी खाद्य फसल के रूप में देखने को मिल सकती है। इसके उत्पादन के लिए जो दोमट मिट्टी है वो बेहद अहम मानी जाती है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा बाजरे की ऊपरी और पहाड़ी क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर पनपने की उम्मीद जाहिर की गई थी। अब हम जानेंगे कि बाजरा में कौन कौन से पोषक तत्व हमें पाए जाते हैं। बाजरा की पोषक सामग्री में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड और विभिन्न प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग बाजरा की जो किस्में हैं उनमें हमें अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मोती बाजरा सबसे पुरानी खेती वाली किस्मों में से एक है जो हमें चावल, मक्का
और ज्वार की तुलना में उच्च प्रोटीन प्रदान करता है। कुल मिलाकर बाजरे में हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स के महत्वपूर्ण स्रोत पाए जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न विशेषज्ञों के अनुसार बाजरा लोगों के आहार में शामिल किए जाने की राय निरंतर देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि जो बाजरे के प्रसंस्करण की हमें जो सीमाएं देखने को मिलती हैं उनमें क्या क्या शामिल है। बाजरा का प्रसंस्करण और उपभोग के लिए तैयार करना पोषक तत्वों को 3 तरह से प्रभावित कर सकता है। पहला, इन्हें बढ़ाने से संबंधित समस्याएं, उनको निकालने से संबंधित समस्याएं और इन्हें अनदेखा किया जाना भी एक बड़ी मात्रा में समस्या है, क्योंकि किसानों के द्वारा इनके उगाने तथा इनकी निगरानी तथा इनके निकालने से संबंधित जो परेशानियां देखने को मिलती है, उसके कारण उनके द्वारा इस फसल के उत्पादन को अनदेखा किया जाता है। बाजरा की एक बाहरी परत भूसी को अनाज से हटा दिया जाता है, क्योंकि यह सेल्यूलोसिक पदार्थ से बनी होती है जिसे मानव शरीर पचा नहीं सकता है। लेकिन कम से कम यह अध्ययन में पाया गया है कि जब बाजरे के साथ ऐसा किया जाता है तो उसके जो फाइटिक एसिड और पॉलीफेनोल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। यानी बाजरे के साथ अगर हम उसकी जो भूसी होती है उसको भी खाते हैं तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें होगी। दूसरा, ये सामान्य कदम अनाज को छिलना है, यानी किसी भी अन्य भारी आवरण को हटा देना और बीज को बाहर निकालना उस पदार्थ की मात्रा के पोषक तत्वों में कमी कर देता है। जबकि अध्ययनों में पाया गया कि यांत्रिक और हाथ से निकालने वाले जो परिशोधन है उनका अनाज पर अलग अलग प्रभाव देखने को नहीं मिला है। अनेक कच्चे और आहार फाइबर दोनों को हटा दिया जाता है और इन्हें हटाने के कारण हमें अपने पोषक तत्वों में कमी देखने को मिली है और इन्हीं पोषक तत्वों के कारण आज हमें व्यापक मात्रा में मानव शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों से संबंधित कमियां और बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिस कारण सरकार के द्वारा बाजरे से संबंधित उपभोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशिष्ट अगले चरण मिलिंग है। अनाज को आटे में पीसने के लिए हमें चोकर सहित बड़ी बड़ी अशुद्धियों को दूर करना भी तथा इसे छानने से संबंधित दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।